नमस्कार, स्वागत है आप सबका आरंभ के इस यूट्यूब चैनल पर। मैं अंशु मांझा हिस्ट्री के एक नए सेशन में आप सबका स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि आप सबको पता है कि हमारी जो एक सीरीज चल रही है जहां हम सब एनसीईआरटी के चैप्टर्स को कवर अप करने की कोशिश कर रहे हैं। थ्रू आउट हर एक चैप्टर को हम लोग पढ़ेंगे और कोशिश हमारी यही रहेगी कि किसी भी एग्जामिनेशन में यदि हिस्ट्री के क्वेश्चंस बनते हैं जो इस चैनल पर आप पढ़ लिए हो, तो उससे ज़्यादा ना बने, उससे बाहर का ना बने, उसके बाहर उसकी लिमिटेशन ना हो। आप किसी भी एग्जामिनेशन में बैठो, मैंने पहले ही बोल रखा है कि स्टेट पीसीएस के प्रीलिम्स लेवल तक के सारे मटेरियल्स आपको हिस्ट्री के स्पेशली जो वे चल रही है वो आपको मिल जाएंगे। तो बस बने रहें चैनल के साथ और कंटिन्यूअसली चैनल को फॉलो करते रहें। मैं ये गारंटी देता हूँ कि यदि आप इतिहास के किसी भी एग्जाम में हो रहे इतिहास के प्रश्न को देखोगे तो आपको रियलाइज़ होगा कि सारे क्वेश्चंस मैंने पढ़ रखे हैं। उसी सिलसिले में जो चैप्टर्स को हमने पढ़ रखा है उसी चैप्टर से रिलेटेड कुछ एमसीक्यूज आपके समक्ष रखता हूँ। कोशिश कीजिए कि इसमें से आप ज़्यादा से ज़्यादा टच कर पाओ। तो आइए सेशन को शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन आपके सामने डिस्प्ले हो रहा है। देखिए, क्वेश्चन कहता है पहला कि हर्यंक वंश के किस शासक को कुणिक कहा जाता है। भाई, हर्यंक वंश के किस शासक को क्या कहा जाता है? कुणिक कहा जाता है। ध्यान रखेंगे हर्यंक वंश के बारे में। हर्यंक वंश ये मगध महाजनपद पर काबिज होने वाला पहला वंश है। याद रखेंगे, पुराणों में इसके पहले वृद्धरथ वंश का जिक्र किया गया है, लेकिन जिसका साक्ष्य ज़्यादा से ज़्यादा मिलता है वो हर्यंक वंश है। तो याद रखेंगे, हर्यंक वंश मगध महाजनपद पर शासन करने वाला पहला वंश माना जाता है जैन और बौद्ध साहित्य के अनुसार। इसका जो संस्थापक है हर्यंक वंश का, वो इसका नाम है बिंबिसार। क्या नाम है भाई? बिंबिसार नाम है। ये बात ध्यान रखेंगे, बिंबिसार नाम है। बिंबिसार का जो टाइम पीरियड है 544 से लेकर 492 BCE तक इसने हर्यंक वंश की स्थापना करी और ठीक ठाक इसने अपने साम्राज्य का विस्तार किया। ध्यान रखेंगे, एक बहुत ही विवेकी शासक है, स्वविवेकी टाइप का शासक है। इसको शासन कैसे चलाना है, अपने राज्य का विस्तार कैसे करना है, उन सब की बातों को बहुत ही बारीकी से इसको पता है। बिंबिसार 3 जगह शादियां करके अपने राष्ट्र को मजबूत मैत्री संबंध में बांधता है। कौशल के राजा प्रसेनजित की बहन महाकोशला से, अवंती लिच्छवी के चेटक की पुत्री चेलेना से और मद्र देश की राजकुमारी क्षेमा से विवाह करता है और अपने राज्य को 3 तरफ से क्या करता है? सुरक्षित कर देता है। याद रखेंगे, मंग महाजनपद के राजा ब्रह्मदत्त को हराकर ये अंग महाजनपद को अपने में क्या करता है? मिला लेता है। तो इस प्रकार से बिंबिसार ने हर्यंक वंश का विस्तार किया था। बिंबिसार का जो उपनाम है वह श्रेणिक है। क्या नाम है भाई? श्रेणिक। इसी का एक पुत्र होता है जिसका नाम है अजातशत्रु, जो अपने पिता को मारकर गद्दी पर बैठ जाता है। बिंबिसार को मारकर उसका पुत्र गद्दी पर बैठता है अजातशत्रु, और अजातशत्रु को मारकर उसका पुत्र उदयीन गद्दी पर बैठता है। इसलिए इसको पितृहंता वंश भी कहा जाता है। ध्यान रखेंगे, अजातशत्रु को कुणिक कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कुणिक कहा जाता है। अजातशत्रु को क्या कहा जाता है? कुणिक कहा जाता है। अजातशत्रु जब पिता की हत्या करता है तो इसकी दुश्मनी हो जाती है किससे? कौशल नरेश प्रसेनजित से। चूंकि कौशल नरेश प्रसेनजित की बहन महाकोशला से विवाह हुआ रहता है बिंबिसार का, इसलिए दोनों क्या हो जाते हैं? आपसी दुश्मन हो जाते हैं। आपको पता है कि बिंबिसार का जब विवाह कौशल की राजकुमारी महाकोशला से होता है तो प्रसेनजित ने काशी प्रांत जो है, जिसकी वार्षिक आय 1 लाख रुपए प्रतिवर्ष थी, वह बिंबिसार को दे देता है दहेज के रूप में। जैसे ही अजातशत्रु ने उसको मारता है, गुस्से में आकर प्रसेनजित काशी को फिर से कब्जा कर लेता है। इसी को लेकर दोनों में युद्ध होता है। पहले युद्ध में प्रसेनजित की हार होती है, लेकिन दूसरे युद्ध में प्रसेनजित जीत जाता है और इनको बंदी बना लेता है। बंदी बना लेने के बाद दोनों में कुछ शर्तें होती हैं, फिर उसको छोड़ दिया जाता है और प्रसेनजित जो है अपनी पुत्री की शादी किससे कर देता है? अजातशत्रु से कर देता है। तो ये बात भी आप ध्यान रखेंगे। तो इसलिए करेक्ट आंसर इसका क्या हो जाएगा? बी नंबर हो जाएगा। ये सारी बातें जो मैंने बताई ये हमारे सेशन में जहाँ मैंने लेक्चर ली है वो उस पर अवेलेबल है। आप इसको विजिट करके और इसको विस्तार से देख सकते हो। ठीक है, तो आइए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा जो अगला क्वेश्चन है वह है शिशुनाग वंश का वह कौन सा शासक था जिसके समय में
वैशाली में द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन किया गया। उसे काकवर्ण के नाम से भी जाना जाता है। इतना सारा हिंट्स मिल जाने के बाद शायद ही ऐसा कोई होगा जो ये क्वेश्चन गलत करके आएगा। ध्यान दीजिएगा, पहला हिंट मिला कि शिशुनाग वंश का शासक है, दूसरा हिंट मिला कि वैशाली में द्वितीय बौद्ध संगीति होती है, तीसरा है कि काकवर्ण के नाम से जाना जाता है। 3 हिंट एक क्वेश्चन में आपको मिल रहे हैं, इससे ज्यादा क्या चाहिए। ध्यान रखेंगे, यदि आप शिशुनाग वंश के शासकों का जिक्र भी करें तो 2 ही शासक बहुत इंपॉर्टेंट माने गए। पहला शिशुनाग खुद और दूसरा उसका पुत्र कालाशोक। कालाशोक के बारे में याद रखेंगे, कालाशोक को ही काकवर्ण कहा गया है। ध्यान रखने वाली बात है कि हर्यंक वंश के अंतिम शासक नागदशक को पदच्युत करके शिशुनाग जो है वो शासक बनता है। शिशुनाग ऐतिहासिक काल का पहला ऐसा शासक है जिसको जनता राजा बना देती है। तो इस बारे में भी शिशुनाग इंपॉर्टेंट है, उसको ध्यान रखेंगे। शिशुनाग ने हर्यंक वंश के बाद मगध पर शिशुनाग वंश की नींव डाली और अपने राज्य का विस्तार मालवा तक क्षेत्र तक कर दिया। क्वेश्चन आएंगे कि किस शासक ने किस मगध के शासक ने सबसे पहले अपने राज्य का विस्तार मालवा तक किया था, तो ध्यान रखेंगे वो शासक हो जाएगा शिशुनाग। यहाँ उसका पुत्र जो हुआ काकवर्ण, जिसको कालाशोक कहा गया, कालाशोक के समय में ही द्वितीय बौद्ध संगीति होती है। कहाँ होती है भाई? वैशाली में होती है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? कालाशोक। याद रखेंगे द्वितीय बौद्ध संगीति से रिलेटेड कुछ फैक्ट्स मैं आपको लिखवा देता हूँ। बौद्ध संगीतियाँ 4 होती हैं, है ना, पहली, दूसरी, तीसरी और चौथी बौद्ध संगीति। पहली बौद्ध संगीति कहाँ होती है? तो पहली बौद्ध संगीति होती है राजगिरी में। द्वितीय बौद्ध संगीति जो होती है वो वैशाली में होती है। तृतीय बौद्ध संगीति जो होती है वो पाटलिपुत्र में होती है। और चौथी बौद्ध संगीति जो होती है वह कुंडलवन कश्मीर में होती है। कुंडलवन कश्मीर में होती है। इस समय जो शासक है वह है अजातशत्रु। इस समय जो शासक है वह है कालाशोक। द्वितीय के टाइम में शासक कौन है? कालाशोक। तृतीय के टाइम में शासक अशोक है और चौथे के टाइम में शासक कनिष्क है। याद रखेंगे, अजातशत्रु हर्यंक वंश से है, कालाशोक शिशुनाग वंश से है, अशोक मौर्य वंश से है और कनिष्क कुषाण वंश का शासक है। अजातशत्रु के समय इसका जो टाइम पीरियड है वो 483 BCE में होता है। ये 383 BCE में होता है और ये जो है वह 247 BCE में होता है और ये जो है वह 1st सेंचुरी में होता है, पहली शताब्दी में होता है ना। ये याद रखेंगे। पहले के जो अध्यक्ष हैं, प्रेसिडेंट हैं, वो महाकश्यप। इसके जो प्रेसिडेंट हैं वह हैं सबाकामी। इसी को सर्वकामी भी कहा जाता है कहीं कहीं, तो ये भी ध्यान रखेंगे, सर्वकामी, ये नाम भी ध्यान रखेंगे। तृतीय के जो हैं वह मोगालीपुत्र तिस हैं। मोगालीपुत्र तिस इसके प्रेसिडेंट हैं तीसरे के। चौथे के जो हैं वह है वसुमित्र, इसके प्रेसिडेंट हैं, इसके अध्यक्ष हैं। और अश्वघोष जो हैं वह क्या हैं? उपाध्यक्ष हैं। अश्वघोष जो हैं वह उपाध्यक्ष हैं। वसुमित्र अध्यक्ष हैं और अश्वघोष क्या हैं? उपाध्यक्ष हैं। पहले बौद्ध संगीति से याद रखेंगे, बुद्ध के 3 प्रिय शिष्य के नाम आपको पता होने चाहिए। पहला महाकश्यप, दूसरा आनंद और तीसरा उपाली। महाकश्यप जो हैं, आनंद को सबसे प्रिय शिष्य कहा जाता है। आनंद जो है प्रथम बौद्ध संगीति में क्या होता है? पहले बौद्ध संगीति में 2 ग्रंथ लिखे जाते हैं, पहला सूत पिटक और एक दूसरा विनय पिटक। सूत पिटक की रचना में बुद्ध के दिए गए उपदेशों को लिखा जाता है, जिसके संकलन कौन करते हैं? आनंद करते हैं। और जब बात आती है उसके नियम कानूनों की, बौद्ध संघ में रहने वाले भिक्षु भिक्षुणियों के नियम कानून से जुड़ी हुई बातों का, तो उसका संकलन विनय पिटक में होता है, जिसका संकलन कौन करते हैं? उपाली करते हैं। और तीसरे जिनके प्रिय शिष्य महाकश्यप इसकी अध्यक्षता कर रहे होते हैं। दूसरे बौद्ध संगीति में सबाकामी जिसकी अध्यक्षता कर रहे हैं। इसमें बौद्ध धर्म 2 भागों में बढ़ जाता है, पहला स्थविर और दूसरा महासांघिक। ध्यान रखेंगे। तीसरे में क्या होता है? अभिधम्म पिटक की रचना होती है अशोक के टाइम में। चौथे कनिष्क के टाइम में बौद्ध धर्म फिर से 2 भागों में बढ़ जाता है, पहला हीनयान और दूसरा महायान। महायान वालों ने
बौद्ध धर्म में इम्प्रूवमेंट करना चाहा, जबकि हीनयान वालों ने ट्रेडिशनली जो चीज़ें आ रही हैं उसी को आगे बढ़ाने का जिम्मा उठाया। महायान वालों ने संस्कृत भाषा को अपना लिया और संस्कृत भाषा में उसके बाद अनेक ग्रंथों की रचना की गई, जैसे ललित विस्तार, बुद्ध चरित, ऐसे ग्रंथों की रचना की गई। तो ये सारे पॉइंट्स आप इस क्वेश्चन के माध्यम से याद रखने की कोशिश करेंगे। ये सारी बातें सेशन में बहुत विस्तार से बताई गई हैं, आप वहाँ भी जाके इसको देख सकते हो, बहुत अच्छा समझ में आएगा आप सबको। तीसरा क्वेश्चन आपके समक्ष आ गया कि सिकंदर महान, अलेक्जेंडर द ग्रेट एवं पोरस, जिसको पुरु भी कहा जाता है, की सेनाओं की निम्नलिखित में से किस नदी के आमने सामने वाले तटों पर पड़ाव डाला हुआ था। भाई सिंपल सा मतलब है कि दोनों के बीच में युद्ध किस नदी किनारे हुआ, तो किस नदी किनारे हुआ था भाई? झेलम किनारे। यूनानी शासक, यूनानी आक्रांता, जिसको हम लोग सिकंदर महान का तबका देते हैं, सिकंदर महान, जिसको अलेक्जेंडर द ग्रेट लिखता है ना, सिकंदर लिखेंगे सीधा। सिकंदर जब भारत पर विश्व विजय के अभियान के तहत जब वो सिंध के आसपास पहुंचता है, उसके बाद जब वो भारत में प्रवेश करना चाहता है, आम्भी जो राजा है वहाँ का, और जब उसने सरेंडर कर दिया, उसके बाद जो पंजाब प्रांत में जब ये प्रवेश करता है तो वहाँ के शासक पोरस बैठे हुए हैं। पोरस एक बहुत बहादुर शासक है, तो पोरस से इसका आमना सामना होता है और सिकंदर की सेना और पोरस की सेना में झेलम नदी के तट पर कहा जाता है युद्ध हो जाता है। इसे ही हाइडेस्पीज का युद्ध भी कहा जाता है, ये भी बात ध्यान रखेंगे, हाइडेस्पीज का युद्ध भी कहा जाता है, क्योंकि इस नदी को वे लोग क्या कहते थे? हाइडेस्पीज कहते थे। तो यहाँ पे उसका युद्ध हो जाता है। पोरस की वीरता को देखते हुए सिकंदर जीतने के बावजूद भी अपना दोस्त बना लेता है पोरस को, और उसका राज्य उसको वापस लौटा देता है अपने सानिध्य में रखते हुए। सिकंदर का आक्रमण भारत पर कब होता है? 326 BCE में। ध्यान रखेंगे सिकंदर कहाँ का था? तो मैसिडोनिया का था, जिसको मकदोनिया भी कहा जाता है। सिकंदर अरस्तु का शिष्य था, उसके पिता का नाम फिलिप था। फिलिप जिनकी मृत्यु हो जाने के बाद सिकंदर गद्दी पर बैठता है और अपने विश्व विजय के अभियान को आगे कैरी फॉरवर्ड करने की कोशिश में लगा रहता है। और वहीं से 12 साल के अपने शासन के दौरान इसने लगभग अनेकों राज्यों को जीता। उसी में फारस जो साम्राज्य है उसको इसने घुटने पर लाकर खड़ा कर दिया। सिकंदर भी एक बहुत महान शख्सियत है, जिसको हम लोग एक सेपरेट वीडियो में नेक्स्ट टाइम एक सेपरेट वीडियो में समझने की कोशिश करेंगे। तो इसका आंसर आप लोग याद रखेंगे, क्या हो जाएगा? झेलम नदी के किनारे। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? झेलम नदी के किनारे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाली ग्रंथों में गांव के मुखिया को क्या कहा जाता है भाई? पाली ग्रंथों में जो गांव के मुखिया हैं उसको भोजक या ग्राम भोजक कहा जाता है। क्या कहा जाता है? भोजक या फिर ग्राम भोजक कहा जाता है। ये बात आप ध्यान रखते हुए आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके समक्ष, नंद वंश का संस्थापक कौन था? ध्यान रखिएगा, नंद वंश के संस्थापक कौन थे, इस बारे में क्वेश्चन जब आए तो महापद्यनंद, कालाशोक, घनानंद और नागार्जुन। ध्यान रखिए, नागार्जुन पहले ही इलिमिनेट हो गए क्योंकि ये बौद्ध भिक्षु हैं। घनानंद नंद वंश का अंतिम शासक है, जिसको हराकर चंद्रगुप्त मौर्य क्या करता है? मौर्य वंश की स्थापना करता है। कालाशोक का शिशुनाग वंश का शासक है, ये भी कट गया। महापद्म नंद जो है यही क्या है? नंद वंश का संस्थापक है। क्या है भाई? नंद वंश का संस्थापक है। ध्यान रखेंगे, नंद वंश का संस्थापक है। नंद वंश का संस्थापक ये बहुत ही महान शासक सिद्ध हुआ था अपने समय काल में। अपने समय तक जितने भी राजा हुए थे भारत में, उन सब में सबसे महान किताब की किसको दी जाती है? महापद्म नंद को दी जाती है। आपको पता चलेगा कि अशोक से पहले महापद्म नंद ने भी कहाँ पर आक्रमण किया था? कलिंग पर आक्रमण किया था और वहाँ से एक जिन की प्रतिमा उठाकर लेकर चला आया था। उसी के आदेश पर वहाँ एक नहर की खुदाई भी कराई गई थी। ये बात भी आप ध्यान रखेंगे। महापद्म नंद के समय काल में ही भारत के बहुत महान व्याकरणाचार्य पाणिनि इसी के समकालीन थे, इसके दोस्त थे। पाणिनि ने एक पुस्तक लिखी थी व्याकरण पर, जिसका नाम क्या था? अष्टाध्यायी था। अष्टाध्यायी, जिस पर अष्टाध्यायी किसकी रचना है? पाणिनि की रचना है। जिस पर आगे चलकर पतंजलि महोदय जो हैं इसी पर एक टीका लिखेंगे, जिसका नाम क्या होगा? महाभाष्य होगा। महाभाष्य, ठीक है। तो ये सारे फैक्ट्स को भी आपको ध्यान रखते हुए चलना है, जो एक दूसरे से इंटरलिंक करते हुए हैं। देखिए, फैक्ट्स को कभी सेपरेटली मत रटिए। सेपरेटली रटोगे तो हिस्ट्री में इतना फैक्ट्स है, इतना सारा कंसेप्ट है कि आप उसको याद कभी नहीं कर पाओगे। एक दूसरे से इंटरलिंक करते चलो, चीज़ें आपके लिए सरल होती चली जाएंगी। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? नंदवंश का शासक क्या संस्थापक क्या हो जाएगा? महापद्म नंद हो जाएगा। बातें समझ में आ रही है? महापद्म नंद हो जाएगा। ऐसा बताया जाता है कि महापद्म नंद ने नंदवंश का संस्थापना किया
और इसके 8 पुत्र थे। 8 ने बारी बारी से शासन किया। इसमें सब एक करके ढेर हो गए। उसके बाद बचा कौन? अकेला घनानंद बचता है, जो नंद वंश का अंतिम शासक सिद्ध होता है। ठीक है, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? महापदम नंद हो जाएगा। प्राचीन भारत में पहला विदेशी आक्रमण किनके द्वारा किया गया था? ध्यान रखेंगे, प्राचीन भारत में पहला विदेशी आक्रमण ईरानियों के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा किया गया था भाई? ईरानियों के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा किया गया था? ईरानियों के द्वारा। ईरान में एक वंश चल रहा था, हखमनी वंश। हखमनी वंश, हखमनी वंश का शासक था एक, जिसका नाम था क्या? साइरस द्वितीय। इसी ने हखमनी वंश की स्थापना करी थी। जिसका नाम क्या था? साइरस द्वितीय। इसी ने क्या करी थी? हखमनी वंश की स्थापना करी थी। प्राचीन भारत में पहला विदेशी आक्रमण किनके द्वारा किया गया था? याद रखेंगे, यूनानी के द्वारा नहीं किया गया था, क्योंकि यूनानियों में कौन था? सिकंदर। मैंने बताया सिकंदर का आक्रमण जो होता है 326 BCE में होता है, तो ये नहीं था, है ना। शको द्वारा ये तो बाद में आएंगे, कुषाण बाद में आएंगे, पहले कौन आएंगे? ईरानी आएंगे। ठीक है, तो करेक्ट आंसर इसका क्या हो जाएगा? ईरानियों के द्वारा। भारत में देखिए, यदि आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि भारत पर पहला मतलब आक्रमण किसने किया था, तो ध्यान रखेंगे ईरानियों ने किया था। और इसी ईरानियों का एक जो संस्थापक है साइरस द्वितीय, जिसका नाम क्या है? सॉरी, नाम क्या इसका? साइरस द्वितीय। नाम क्या है? साइरस द्वितीय। इसने अटैक तो करा, लेकिन इसको सक्सेस नहीं मिला। ये भारत पर अटैक करने वाला ऐसा शासक है जो असफल, भारत पर पहला असफल आक्रमण करने वाला प्रथम शासक कौन है? तो साइरस द्वितीय है। और पहला सक्सेस शासन कौन करेगा? पहला सक्सेस अटैक कौन करेगा? सक्सेसफुल अटैक कौन करेगा? तो डेरियस फर्स्ट, जिसको दारा प्रथम कहा जाता है, वो पहला अटैक करेगा जो सफल होगा। ठीक है, तो डेरियस का भी नाम याद रखेंगे, डेरियस प्रथम या फिर दारा प्रथम। ये बात आप ध्यान रखेंगे, दारा प्रथम। बातें समझ में आ गई? ये पहला सफल आक्रांता होगा भारत पर, प्राचीन भारत का। और ये पहला असफल आक्रांता होगा साइरस द्वितीय, जो इस हखमनी वंश का क्या होगा? संस्थापक रहेगा। हालांकि ध्यान रखेंगे, इसके साथ साथ साइरस द्वितीय के बारे में मेगास्थनीज कहता है कि साइरस द्वितीय ने भारत पर आक्रमण नहीं किया था, लेकिन कुछ और इतिहासकार हैं जो ये बताते हैं कि नहीं, आक्रमण तो किया था, लेकिन उसको सक्सेस हाथ नहीं लगी भारत पर। लेकिन जब दारा अटैक करता है या फिर डेरियस फर्स्ट जब आक्रमण करता है, तो उसको सक्सेस हाथ लग जाती है। तो ये बात ध्यान रखेंगे। करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ए नंबर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ईरान के हखमनी, देखिए यहाँ पे हखमनी हो जाएगा। ईरान के हखमनी वंश के किस शासक ने भारतीय भूभाग को जीतने के बाद उसे फारस साम्राज्य का 20वां क्षत्रपी बनाया? अभी मैंने बताया कि भारतीय क्षेत्र को जीतने की जब भी बात कही जाएगी तो डेरियस फर्स्ट का नाम आप याद रखेंगे। नाम क्या होगा उसका? डेरियस प्रथम, डेरियस फर्स्ट, या फिर इसी का दूसरा नाम है दारा प्रथम, दारा प्रथम। ये भारत पर अटैक करने वाला पहला विदेशी आक्रांता होगा, सक्सेसफुल विदेशी आक्रांता होगा, जो भारतीय भूभाग को जीतने के बाद उसे फारस साम्राज्य का 20वां क्या बनाएगा? क्षत्रपी बनाएगा। ठीक है, तो ये बात ध्यान रखेंगे। इसका आंसर क्या हो जाएगा? हमारा बी नंबर हो जाएगा, डेरियस फर्स्ट। याद रखेंगे, ये सेगमेंट अभी पढ़ाया नहीं गया है, इसलिए मैं ज़्यादा डीप में नहीं जा रहा इसको। जब अभी जब मौर्य काल खत्म हो जाएगा तो हम लोग एक सेपरेट वीडियो, एक सेशन का होगा, एक क्लास का, जहां हम लोग विदेशी आक्रांताओं के बारे में अच्छे से पढ़ेंगे, जहां हम लोग हखमनी वंश को भी पढ़ेंगे और जहां हम लोग यूनानी आक्रमणकारी सिकंदर को भी देखने की कोशिश करेंगे। तो फिलहाल मैं बस हिंट्स देते हुए जा रहा हूँ। फिलहाल आप याद रखेंगे, जैसे वो वीडियो आएंगी आप उसको देखकर अपना जितना भी कंसेप्ट है बिल्डअप कर सकते हो। आगे बढ़ते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन आपके समक्ष आ गया। सिकंदर ने भारत पर कब आक्रमण किया था? मैंने एक क्वेश्चन पहले ही लिखवा दिया है। सिकंदर ने भारत पर कब आक्रमण किया था? अभी मैंने जस्ट बताया। सिकंदर कहाँ का था? तो मकदूनिया का था। कहाँ का था भाई? मकदूनिया का था, जिसे इंग्लिश में क्या कहा जाता है? मैसिडोनिया कहा जाता है। सिकंदर के गुरु कौन थे? तो एक महान व्यक्ति हैं जिनका नाम है क्या? अरस्तु। क्या नाम है भाई? अरस्तु नाम है। अरस्तु क्या है? फादर ऑफ बायोलॉजी भी कहा जाता है इनको। क्या कहा जाता है? फादर ऑफ बायोलॉजी। इन्हीं के शिष्य हैं कौन? सिकंदर। जब गुरु इतना सक्सेस है, गुरु इतना महान है, तो शिष्य कैसे साधारण हो सकता है, आप सबको लग रहा होगा। तो इसी अरस्तु के शिष्य हैं कौन? सिकंदर। ठीक है, तो सिकंदर भारत पर जब आक्रमण करता है तो सिकंदर के आक्रमण के समय ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि सिकंदर के आक्रमण के समय भारत पर कौन शासक था?
तो याद रखेंगे कौन शासक होगा, घनानंद। यानी सिकंदर जब भारत पर आक्रमण करता है तो नॉर्थ इंडिया पर किसका शासन चल रहा होता है, तो नंद वंश का शासन चल रहा होता है। और शासक कौन बैठा होता है, तो शासक बैठा होता है घनानंद। कौन बैठा होता है भाई, घनानंद बैठा होता है। याद रखेंगे यही सिकंदर है जिसकी सेना लड़ते लड़ते थक जाती है और भारत में प्रवेश करने के लिए वो क्या करती है, ब्यास नदी को क्रॉस करने से क्या कर देती है, मना कर देती है। और वहीं से सिकंदर को वापस लौटना पड़ता है, जिससे 323 ईस्वी 323 BCE में लौटते टाइम में बेबीलोन में सिकंदर की क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। भारत पर आक्रमण कब करता है सिकंदर, 326 BCE में अटैक करता है। ये बात आप ध्यान रखेंगे। आगे ये नेक्स्ट क्वेश्चन आपके समक्ष आ गया। लिस्ट 1 को लिस्ट 2 से सम्मिलित कर देना है। लिस्ट 1 कहता है कि ये महाजनपद है, और उसका बोलता है कि आधुनिक क्षेत्र है। देखिए पहला है मगध, दूसरा है वत्स, तीसरा है कौशल और चौथा है अवंती। पटना और गया के जिले इलाहाबाद, अवध और मालवा। ध्यान रखेंगे यदि 2 ऑप्शन भी आपको इसमें से याद हो तो एलिमिनेशन मेथड लगा के, एलिमिनेशन कहिए या फिर इसमें से देख कर भी आप टिक आउट कर सकते हो अपने आप को। मगध तो याद ही रहता है, मगध कहाँ का क्षेत्र है, तो पटना और गया का क्षेत्र है। मगध कहाँ का है, पटना और गया का क्षेत्र है। ठीक है, याद रखेंगे इसका। और एक और क्या हो जाएगा, अवंती देख लीजिए आप। ठीक है, अवंती देखिए ये कहाँ का है, मालवा का है। कहाँ का है, मालवा का है। हाँ, तो इसका करेक्ट आंसर देख लीजिए, कौशल श्रावस्ती, अवध हो जाएगा, इलाहाबाद वत्स, इलाहाबाद। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर आप टिक करके बताएंगे कि मगध वत्स। मगध की राजधानी कहाँ है, पहले ये समझ लेते हैं। तो मगध की राजधानी कहाँ है भाई, तो मगध की राजधानी पाटलिपुत्र। दूसरी राजधानी बनी, इसकी जो पहली राजधानी थी कहाँ थी, राजगृह थी। क्या थी भाई, राजगृह थी। कहाँ थी, राजगृह थी। याद रखेंगे वत्स कहाँ है, वत्स का कौशाम्बी। वत्स का क्या है, वत्स का कौशाम्बी। कौशल का श्रावस्ती। इतना से अगर आपको समझ में आ गया होगा कि कौन सा क्षेत्र कहाँ है, कौन सा क्षेत्र कहाँ है। मगध की राजधानी कहाँ थी, दूसरी राजधानी पाटलिपुत्र थी, पहली राजधानी कहाँ है, राजगिरी है। वत्स की राजधानी कहाँ हो जाएगी, कौशाम्बी। कौशल की राजधानी कहाँ हो जाएगी, श्रावस्ती। और उसी सिलसिले में अवंती की राजधानी है वो कहाँ हो जाएगी, उज्जैनी हो जाएगी, उज्जैनी हो जाएगी। अब इससे आपको बिल्कुल क्लियर, क्रिस्टल क्लियर दिख गया होगा कि मगध जो है वो कहाँ है, आज के पटना में है। तो एक का ए कहाँ गया, एक का ए, ये सही हो गया। यानी ये दोनों ऑप्शन क्या हो गए, अपने आप ही क्या हो गए, क्रॉस हो गए। पहला जैसे मिला आपको पता चल गया कि अब आंसर या तो ए होगा या फिर क्या होगा, बी होगा। दूसरा देखिए वत्स कौशाम्बी चाहिए, है ना। तो वत्स आज का क्षेत्र कहाँ है, यदि आप लोगों ने महाजनपद वाला मेरा वीडियो देखा हो तो मैंने बाकायदा ये बता रखा है कि किस 16 महाजनपद कौन से क्षेत्र में है, आज का उनका करेंट लोकेशन कहाँ है, उनकी राजधानी कहाँ थी, है ना। तो उस जब एपिसोड को आप देखेंगे तो आपको ये रियलाइज होगा कि वत्स जो है कौशाम्बी है और आज का कहाँ है, वो इलाहाबाद में है। आज का कहाँ है वो, इलाहाबाद, या फिर जिसको अभी क्या बोलते हैं हम, प्रयागराज बोलते हैं। आगे देखेंगे कौशल जो इसकी राजधानी कहाँ होती थी, श्रावस्ती हुआ करती थी। वह कौशल आज कहाँ है, अवध है, या फिर आज क्या बोलते हैं, अवध या फिर अयोध्या, जो भी बोल लीजिए। और अवंती जिसकी राजधानी कहाँ है, उज्जैनी है, वह मध्य प्रदेश के मालवा में हुआ करता था। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, यानी 1 2 3 4, 1 2 3 4, यानी ए नंबर हमारा आंसर क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। बी नंबर भी क्या हो जाएगा, क्रॉस हो जाएगा। ठीक है, ये आप ध्यान रखेंगे। आगे आइए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके समक्ष आ गया। किस शासक द्वारा सर्वप्रथम पाटलिपुत्र की राजधानी के रूप में चयन किया गया, किस शासक के द्वारा सर्वप्रथम पाटलिपुत्र का राजधानी के रूप में चयन किया गया। देखिए जब भी ऐसा क्वेश्चन आ रहे हैं, क्वेश्चन को पढ़ने के बाद आप वीडियो को पॉज कर सकते हैं और वहाँ रुक कर पहले आप ट्राई करो कि इसका आंसर क्या हो जाएगा। उसके बाद आप वीडियो को चलाकर रिमेनिंग कंटेंट देख सकते हो, करेक्ट आंसर देख सकते हो। तो किस शासक द्वारा सर्वप्रथम पाटलिपुत्र को राजधानी के रूप में चयन किया गया, तो ध्यान रखेंगे राजधानी के रूप में पाटलिपुत्र का चयन कब होता है, तो मगध पर जो है पहला शासन कौन बनाता है, कौन वंश, तो ध्यान रखेंगे हर्यंक वंश। हर्यंक वंश में 3 शासक होते हैं। पहला बिंबिसार, पहला कौन होता है भाई, बिंबिसार होता है। दूसरा कौन होता है, अजातशत्रु होता है। कौन होता है भाई, अजातशत्रु। और तीसरा होता है उदयीन। ध्यान रखेंगे कौन था, उदयीन था। बिंबिसार के समय राजधानी कहाँ थी, राजगिरी हुआ करती थी, है ना। गिरिब्रज कहिए या फिर राजगिरी कहिए। अजातशत्रु भी उसी को फॉलो करता है और राजगिरी को ही राजधानी बनाता है। लेकिन उदयीन के टाइम में उदयीन पाटलिपुत्र की स्थापना करता है।
किसकी स्थापना करता है भाई? पाटलिपुत्र की स्थापना करता है। और पाटलिपुत्र को सबसे पहली बार राजधानी के रूप में कौन स्वीकार करता है? उदयन स्वीकार करता है। अतः करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? सी नंबर हो जाएगा। उदयन के जस्ट बाद इसके हर्यंक वंश का अंतिम शासक जब नागदशक को शिशुनाग पर च्युत करता है, हटाता है और खुद शासक बनता है, तो वह राजधानी को पाटलिपुत्र से हटाकर कहाँ लेकर चला जाता है? वैशाली लेकर चला जाता है। ये बात भी आप ध्यान रखेंगे, वैशाली लेकर चला जाता है। लेकिन पुनः शिशुनाग के हटने के बाद जब उसका पुत्र कालाशोक शासक बनता है, तो पुनः राजधानी को कहाँ से कहाँ शिफ्ट कर देता है? वैशाली से पुनः कहाँ शिफ्ट कर देता है? तो पाटलिपुत्र शिफ्ट कर देता है। उसके बाद से कंटिन्यूअसली मौर्य वंश के अंत तक मगध की राजधानी कहाँ बनी रहती है? पाटलिपुत्र बनी रहती है। तो करेक्ट आंसर हमारा सी हो जाएगा। बात ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे समक्ष आ गया कि निम्नलिखित में से मगध का कौन सा राजा सिकंदर महान के समकालीन था? अभी जस्ट मैंने जब सिकंदर को डील करा था उस समय मैंने बताया भी था कि ऐसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं आपके एग्जाम में। और ये देखिए समक्ष आपके क्वेश्चन आ भी गया कि निम्नलिखित में से मगध का कौन सा राजा सिकंदर महान के क्या था? समकालीन था। तो क्या वो महापद्म नंद था? क्या वह घनानंद था? क्या वह सुकल्प था? या फिर था चंद्रगुप्त मौर्य? यदि सिकंदर के समकालीन होने की बात करी जाए राजा के बारे में, तो महापद्म नंद निपट चुके थे जब सिकंदर का आक्रमण हुआ था। सुकल्प नहीं थे। चंद्रगुप्त मौर्य थे तो, लेकिन अभी शासक बने नहीं थे। यानी राजा बना था कौन? घनानंद। क्योंकि आपको पता है 326 BC में सिकंदर का आक्रमण होता है। और सिकंदर के आक्रमण के समय भारत पर, नॉर्थ इंडिया पर किस वंश का शासन चल रहा था भाई? तो नंद वंश का शासन चल रहा था। नंद वंश का शासन चल रहा था। और नंद वंश के शासक के रूप में कौन विद्यमान था? घनानंद विद्यमान था। 323 में इसकी मृत्यु हो जाने के बाद, बेबीलोन में जब सिकंदर की मृत्यु हो जाती है, तो 322 कहीं कहीं 323 लिखता है, कहीं कहीं 322 लिखता है। इसी BC में घनानंद को मारकर, घनानंद को हराकर भारत में एक नए वंश की नींव डाली जाती है जिसका नाम होता है मौर्य वंश। और उसके संस्थापक कौन होते हैं? चंद्रगुप्त मौर्य हो जाते हैं। तो ये सिकंदर के समय राजा नहीं थे। सिकंदर के समय जब राजा की बात करेगा तो कौन थे? वो घनानंद थे। बात समझ में आ गई? करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? घनानंद हो जाएगा। नेक्स्ट आइए, सिकंदर की भारत में सफलता के निम्न कारण थे। निम्नलिखित में से सिकंदर के भारत में सफलता के कौन कौन से कारण थे, ये बता देना है आपको। 4 को पढ़ना है, 4 स्टेटमेंट को। भारत में तब कोई केंद्रीय सत्ता नहीं थी। क्या ये सही है? बिल्कुल सही बात है कि भारत में उस समय केंद्रीय सत्ता, मतलब केंद्रीय सत्ता नंदवंश के रूप में मौजूद थी, लेकिन पूरे भारत पर कोई शासन नहीं कर रहा था उस समय क्षेत्र में। ठीक है, तो ये भी बात सही है। उसकी सेना श्रेष्ठ प्रकार की थी। बिल्कुल ये बात भी सही है, उसकी सेना क्या थी? श्रेष्ठ प्रकार की थी। उसे देशद्रोही भारतीय शासकों का सहयोग मिल गया। बिल्कुल देशद्रोही भारतीय शासक, ऐसा मतलब देशद्रोही तो नहीं कह सकते, लेकिन हाँ कुछ ऐसे शासक थे भारत में मौजूद, भारत के सीमा क्षेत्र में, जिन्होंने सीधा क्या कर दिया? सिकंदर का सहयोग कर दिया। ये भी बात सही मानी जाएगी। वह एक अच्छा प्रशासक था, इसमें कोई दो राय नहीं है। कोई शासक यदि 12 वर्ष के शासनकाल में मैसेडोनिया से लेकर भारत के सारे क्षेत्रों को विजिट करता हुआ पहुंच गया है, तो ऑब्वियस सी बात है कि वह एक जरूर अच्छा प्रशासक रहा होगा। तो इसके लिए क्या हो जाएंगे? चारों स्टेटमेंट सही हैं। यानी हमारा डी नंबर ऑप्शन क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? डी नंबर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके समक्ष है कि अभिलेखीय साक्ष्य से प्रकट होता है कि नंद राजा के आदेश से एक नहर खोदी गई थी। अभी जस्ट मैंने बता रहा था, जब मैं बताया कि नंद वंश के बारे में, नंद वंश के संस्थापक कौन थे, तो मैंने बताया था कि नंद वंश के जो संस्थापक हैं जिनका नाम है महापद्म नंद। क्या नाम है भाई? महापद्म नंद। महापद्म नंद के बारे में कहा जाता है कि महापद्म नंद जो है अशोक के पहले भी कलिंग पर आक्रमण कर चुका था और वहां से एक जिन की मूर्ति को लेकर चला आया था। और उसी के आदेश पर कलिंग में क्या खोदी गई थी? एक नहर खोदी गई थी। ये बात भी आप ध्यान रखेंगे। अतः करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? कलिंग हो जाएगा। अशोक ने कलिंग पर कब आक्रमण किया था? 261 BC में, याद रखेंगे। अशोक अपने राज्याभिषेक के 8वें वर्ष बाद कलिंग पर क्या करता है? आक्रमण करता है 8वें वर्ष में। ठीक है, करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। यानी अभिलेखीय साक्ष्य से प्रकट होता है कि नंद के राजा आदेश पर एक नहर खोदी गई थी। कहाँ खोदी गई थी भाई? कलिंग में। और वो शासक कौन था? महापद्म नंद था। करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। आएंगे आगे कि मगध के राजा अजातशत्रु का किस गणराज्य के साथ युद्ध हुआ है? किस गणराज्य के साथ? वर्ड पे ध्यान देंगे। किस गणराज्य के साथ बोल रहा है? किस गणराज्य के साथ युद्ध रहा? तो ध्यान देंगे वज्जी के साथ रहा। किसके साथ रहा भाई? वज्जी संघ के साथ रहा। ध्यान रखेंगे वज्जी एक गणतंत्र है और इसी की राजधानी वैशाली है, जहाँ सबसे पहले विश्व में
लोकतंत्र होने के क्या मिलते हैं, साक्ष्य प्राप्त होते हैं। याद रखेंगे, वैशाली है वज्जी, वहाँ जब अजातशत्रु अटैक करने का सोचता है तो वहाँ अपने मंत्री से पूछता है कि क्या हालचाल है वहाँ के, कैसे चल रहा है। तो ये पता चलता है कि वहाँ उसको हरा पाना बहुत मुश्किल है। उसके लिए एक नीति अपनाई जा सकती है कि फूट डाल दो, क्या डाल दो, फूट डाल दो, उनके बीच में मतभेद उत्पन्न करा दो। और यही नीति अपनाता है, फूट डालो की नीति कौन, अजातशत्रु अपनाता है। और इस बात से भी ध्यान रखेंगे कि भारत में सबसे पहले किस राजा ने फूट डालो की नीति अपनाई थी, तो अजातशत्रु ने अपनाई थी। कौन, किसने अपनाई थी भाई, अजातशत्रु। अजातशत्रु किस वंश का शासक है, हर्यंक वंश का शासक है, हर्यंक वंश का। कहीं कहीं हर्यंक वंश, यदि कहीं कहीं आपको लिखा हुआ मिल जाए पितृहंता वंश, तो आश्चर्य की बात नहीं है, क्योंकि इनमें 3 शासक जो महत्वपूर्ण है उनके बारे में यही कहा जाता है इतिहासकारों के द्वारा कि तीनों ने नहीं, मतलब बिंबिसार के पुत्र अजातशत्रु ने अपने पिता की हत्या कर दी, और उसका पुत्र जो उदयन था उसने अजातशत्रु के रूप में अपने पिता के रूप में क्या कर दी, हत्या कर दी। तो पितृहंता वंश कहा जाता है इनको। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, वज्जी संघ वैशाली हो जाएगा। यहाँ ये नंद वंश का अंतिम सम्राट कौन था भाई, नंद वंश का अंतिम सम्राट कौन था। अभी जस्ट मैंने बताया कि नंद वंश जिसके संस्थापक के रूप में किसको जाना जाता है, महापद्म नंद को जाना जाता है। महापद्म इतने इंपॉर्टेंट हैं कि अपने समय में ये कुछ उपाधियां धारण करते हैं, जिसको क्या बोलते हैं, एकराट की उपाधि धारण करता है ना। अपरो परशुराम की उपाधि धारण करता है, अपरो परशुराम की उपाधि धारण करता है। इस प्रकार से ये बहुत महान उपाधियां धारण करता है। इससे पता चलता है कि ये कोई सामान्य शासक तो नहीं रहा होगा, बहुत ही महत्वपूर्ण शासक रहा होगा। ये सर्वक्षत्रांतक की उपाधि धारण करता है, सर्वक्षत्रांतक मतलब क्षत्रियों का समूल नाश करने वाला, इस प्रकार की उपाधि धारण करता है। तो महापद्म नंद के बारे में भी ध्यान रखेंगे कि ये बहुत इंपॉर्टेंट शासक रहा है। तो नंद वंश का अंतिम शासक के रूप में बताया जाता है कि इसके 8 पुत्र हुए और 8 ने बारी बारी से शासन किया। उसी में जो अंतिम रूप से शासन करता है घनानंद, वह क्या था, नंद वंश का अंतिम सम्राट था, जिसको मारकर चंद्रगुप्त मौर्य ने क्या कर दिया, मौर्य वंश की स्थापना कर दी। क्या कर दी भाई, मौर्य वंश की स्थापना कर दी। घनानंद के बारे में ध्यान रखेंगे, घनानंद एक बहुत ही लोभी विलासी टाइप का व्यक्ति था, बहुत ही क्रूर व्यक्ति था, जनता से इसका बिल्कुल लगाव नहीं था। ये जनता पर इतना कर आरोपण करता था ताकि उनसे ज़्यादा धन इकट्ठा कर सके। इसको धन का बड़ा लालच था। इसने अपने जीवन काल में बहुत सारे धन इकट्ठा करके रखे थे, पता नहीं किस काम के लिए इकट्ठा करता था, लेकिन इकट्ठा करके रखा था। ऐसा बताया जाता है कि गंगा और सोन नदियों के बीच में एक पर्वत पर, गंगा और सोन के आसपास एक जगह पर लगभग 4 करोड़ की धनराशि इसने छुपा कर रखी थी। ऐसे बहुत सारे कथन है इतिहासकारों के इसके बारे में, घनानंद के बारे में। इससे पता चलता है कि धन का कितना बड़ा लोभी व्यक्ति था। जनता पर, इवन पत्थर पर, पेड़ पर, इस प्रकार से वो कर आरोपण करता था, जनता से ज़्यादा कर लेता था। इसलिए जनता इसे क्या थी, बिल्कुल परेशान थी। तो घनानंद नंदवंश का क्या था, अंतिम शासक था। इसका जब हम मूल्यांकन करेंगे, जब आपसे मूल्यांकन करने के लिए कहा जाए कि घनानंद किस प्रकार का शासक था, तो शासक तो था, चूंकि उसको इतना बड़ा एम्पायर मिल चुका था, लेकिन योग्य शासक उसको नहीं कहा जा सकता है। जनता जिस शासक को जनता प्रेम न करे, जिस शासक से जनता का लगाव ना हो, वो शासक कभी सक्सेसफुल हो ही नहीं सकता है। चाहे वो लोकतंत्र में हो, लोकतंत्र में शासक नहीं होते हैं, प्रतिनिधि होते हैं, लेकिन जैसा भी हो, चाहे वो लोकतंत्र में हो या फिर राज्यतंत्र में हो। आगे देखिए 16 नंबर क्वेश्चन आपके समक्ष है कि निम्न राजाओं पर विचार कीजिए। इन राजाओं पर विचार करना है। पहला नाम है अजातशत्रु का, दूसरा नाम है बिंदुसार का, तीसरा नाम है प्रसेनजीत का। अजातशत्रु के बारे में ध्यान रखेंगे, ये किस वंश का है, तो हर्यंक वंश का है। किस वंश का है, हर्यंक वंश। बिंदुसार के बारे में बताएंगे तो ये बताएंगे हम कि क्या, मौर्य वंश का है। मौर्य वंश में ये चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र है और अशोक का क्या है, पिता है। प्रसेनजीत कोसल के राजा हैं। कहाँ के राजा हैं भाई, कोसल, जिसकी राजधानी कहाँ थी, श्रावस्ती। श्रावस्ती के बारे में भी ध्यान रखेंगे। कोसल एक लौता ऐसा क्षेत्र है, कोसल ऐसा क्षेत्र है जहाँ बुद्ध अपना सर्वाधिक उपदेश देते हैं, बुद्ध अपना सर्वाधिक जीवन बिताते हैं। कहाँ हो जाएगा, कोसल की राजधानी श्रावस्ती में। तो ये बात भी इसलिए भी कोसल इंपॉर्टेंट हो जाता है। तीनों के बारे में समझ गए, तीनों के बारे में कुछ फैक्ट्स आपको पता ही होंगे पहले से। तो पूछता है कि इनमें से कौन कौन बुद्ध के समकालीन थे। तो भाई बुद्ध के समकालीन अजातशत्रु थे, और आप सबको पता है कि अजातशत्रु का युद्ध किससे होता है, प्रसेनजीत के साथ होता है। इसलिए कहीं ना कहीं प्रसेनजीत भी क्या रहे होंगे, बुद्ध के समकालीन रहे होंगे। इसी उपलक्ष्य में बुद्ध के बारे में प्रसेनजीत का एक कथन है कि मैं भी बुद्ध का हूँ और बुद्ध भी क्या है, मेरे हैं। मतलब इसका मतलब है कि, और
कौशल हमारा जो राज्य है वो भी क्या है, बुद्ध का है। इस प्रकार से अपना जो प्रेम है, अपना जो व्यवहार है वो बुद्ध के प्रति समर्पित करने की कोशिश करते हैं। कौन? प्रसेनजीत, जो किसके राजा हैं? कौशल के राजा हैं। तो इनमें कौन कौन बुद्ध के समकालीन थे? तो ये 2 शासक के हैं, बुद्ध के समकालीन है। बिंदुसार बुद्ध के समकालीन नहीं है, बिंदुसार बहुत बाद में आते हैं, तो बिंदुसार बुद्ध के समकालीन नहीं आता। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? सी नंबर हो जाएगा, 1 और 3 हो जाएगा। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 1 और 3 हो जाएगा। नेक्स्ट आएंगे, मगध सम्राट बिंबिसार ने अपने राज्यवैद्य जीवक को, अपने राज्यवैद्य किसको? जीवक को किस राज्य के राजा की चिकित्सा के लिए भेजा था? तो ध्यान रखेंगे, बिंबिसार जो है, बिंबिसार हर्यक वंश का संस्थापक है। क्या है भाई? हर्यक वंश का संस्थापक है। इसके राज्य में एक चिकित्सक रहते थे जिनका नाम क्या था? वैद्य रहते थे, जिसका नाम था जीवक। जीवक ही बहुत एक महत्वपूर्ण वैद्य है उस समय के। जीवक को ये भेजता है अवंती के शासक चंड प्रद्योत की सेवा में। अवंती से लिखता है ना भाई? ठीक है। अवंती के शासक चंड प्रद्योत, चंड प्रद्योत के बारे में कहा जाता है कि चंड प्रद्योत का नाम प्रद्योत था, लेकिन वो अपने दुश्मनों के प्रति बहुत सख्त रहते थे, बहुत ही दुष्ट प्रवृत्ति का था उनका, इसलिए उसको चंड कहा जाता था। चंड प्रद्योत, है ना। चंड प्रद्योत जब पांडु रोग से ग्रसित थे, किस रोग से भाई? पांडु रोग से जब ग्रसित थे चंद्र प्रद्योत, तो उनके उपचार के लिए बिंबिसार ने जीवक को कहाँ भेजा था? अवंती भेजा था। इससे पता चलता है कि अवंती के साथ बिंबिसार के क्या रहे होंगे? मैत्रीपूर्ण संबंध रहे होंगे। इसी जीवक को वे महात्मा बुद्ध के तबीयत को बिगड़ने के बाद महात्मा बुद्ध की सेवा में भी कहाँ करते हैं? भेजते हैं। महात्मा बुद्ध की सेवा सुश्रुदा में भेजते हैं जीवक को। कौन? बिंबिसार। ठीक है। तो जीवक बहुत एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है उस समय। तो ध्यान रखेंगे कि मगध सम्राट बिंबिसार अपने राज्यवैद्य जीवक को किस राज्य के राजा की चिकित्सा के लिए? अवंती राज्य के। ठीक है। क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर? अवंती हो जाएगा, सी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट जो क्वेश्चन आपके समक्ष आ गया, ये जो अगला क्वेश्चन है वह है कि किस मगध सम्राट ने अंग का विलय अपने राज्य में कर लिया? भाई अंग का विलय किस सम्राट ने अपने किया था अपने राज्य में? तो याद रखेंगे, अंग जो महाजनपद, इसकी राजधानी कहाँ है? चंपा है। कहाँ है भाई? चंपा। अंग की राजधानी कहाँ है? चंपा। करेंट जो आज का लोकेशन है वह भागलपुर और मुंगेर साइड में, भागलपुर और मुंगेर, भागलपुर और मुंगेर, ये 2 जगह हैं जो इनका करेंट लोकेशन बनता है अंग का। अंग के शासक हुआ करते थे उस समय ब्रह्मदत्त। कौन हुआ करते थे भाई? ब्रह्मदत्त हुआ करते थे। इन्हीं ब्रह्मदत्त भाई साहब को बिंबिसार निपटा देता है और क्या करता है? अपने में मिला लेता है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? बिंबिसार हो जाएगा। ये बात ध्यान रखेंगे, अंग को कौन मिलाता है? बिंबिसार मिलाता है। बिंबिसार ही है जिसके समय में मगध की राजधानी कहाँ है? राजगिरी है। राजगिरी की स्थापना कौन करता है? बिंबिसार करता है। राजगिरी कहिए या फिर गिरिब्रज कहे, राजगिरी कहिए या फिर गिरिब्रज कहें, दोनों का मतलब सेम है। तो इसके संस्थापक भी बिंबिसार हैं और राजधानी के रूप में सिलेक्ट भी कौन करते हैं? बिंबिसार करते हैं। करेक्ट आंसर हमारा ए नंबर हो जाएगा। आगे आएंगे, काशी और लिच्छवी का विलय मगध साम्राज्य में किसने किया? काशी और लिच्छवी, ध्यान दीजिएगा, काशी और लिच्छवी का विलय मगध साम्राज्य में किसने किया था? तो एक कॉन्सेप्ट के माध्यम से समझते हैं। कॉन्सेप्ट बिंबिसार से शुरू होता है। बिंबिसार, मैंने बताया था कि बिंबिसार के 3 राज्यों में क्या थे? शादीशुदा संपर्क था, मतलब 3 राज्यों की राजकुमारियों से इन्होंने शादी करी थी। कौन कौन राज्य? पहला कौशल, दूसरा मद्र और चेटक की बहन लिच्छवी, है ना। चेटक की बहन लिच्छवी नहीं, मतलब लिच्छवी के राजा चेटक की बहन, है ना, उससे, यानी तीनों से उसका क्या था? शादी, मतलब शादी होने वाले, ऐसा था कि वहाँ शादी हुई थी बिंबिसार की। तीनों से इसका मैत्रीपूर्ण बिहेव रहा होगा, श्योर बात है। जब इसकी हत्या कर देता है अजातशत्रु, तो मैंने बताया कि कौशल के जो राजा हैं प्रसेनजीत, उससे इनका युद्ध होता है अजातशत्रु का। बाद में भले ही मैत्री हो जाए, बाद में भले ही प्रसेनजीत की पुत्री से अजातशत्रु का शादी हो जाता है, लेकिन ये बात ध्यान रखेंगे युद्ध तो हुआ था। युद्ध हो जाने के बाद भी ये क्या करता है? इसके हाथों में किसका कब्जा आ जाता है? काशी का कब्जा आ जाता है। ये काशी को पुनः क्या कर लेता है? प्राप्त कर लेता है। और चूंकि लिच्छवी जो है ना, लिच्छवी यहाँ के चेटक की जो बहन है, उससे चूंकि जब बिंबिसार की हत्या कर देता है अजातशत्रु,
तो यहाँ से जो इसका पुत्र निकलता है, इस राजकुमारी के शरीर से जो इनका पुत्र होता है, हल और बेहल जिनका नाम होता है, वो क्या करते हैं, उनके टाइम में क्या होता है कि भाई देखो, इनके हत्या हो जाने के बाद अपने नाना के पास चले जाते हैं और बिंबिसार ने इन दोनों को कुछ आभूषण दिए रखे थे, कुछ गिफ्ट्स वगैरह दिए रखे थे। अजातशत्रु जब उनकी मांग करता है तो ये देने से मना कर देते हैं, इसलिए वो किस पर अटैक कर देता है, लिच्छवी पर अटैक कर देता है और उनको क्या करता है, अपने कब्जे में ले लेता है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, अजातशत्रु हो जाएगा। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, अजातशत्रु हो जाएगा। आगे आते हैं लास्ट क्वेश्चन आज के सेशन का। सिकंदर के आक्रमण के समय उत्तर भारत पर निम्नलिखित राजवंशों में से किस एक का शासन था। बहुत बार ये क्वेश्चन रिपीटेड हो गया है ना। किसका शासन था भाई, नंद का शासन था। किसका शासन था, नंद वंश का शासन था। किसका शासन था भाई, नंद वंश का। एक बार फिर से एक बार रिकॉल कर दूं, सिकंदर का आक्रमण 326 BC में होता है। भारत पर जब वो आक्रमण करता है तो उसका सबसे पहला जो सामना होता है, वो युद्ध जो इससे होती है भारत के सीमा में, वह पुरुष से होती है, जिसकी वीरता को देखकर सिकंदर हतप्रभ रह जाता है और पुनः उसको हरा देने के बाद भी उसको मैत्रीपूर्ण बिहेव के साथ उसका राज्य उसको वापस लौटा देता है अपने सानिध्यता के अंतर्गत। आगे बढ़ेंगे तो जब उसकी सेना जो है, आगे कुछ इतिहासकार बताते हैं कि जब वो मगध के बारे में सुनते हैं कि वहाँ एक बहुत बड़ा साम्राज्य है, तो उसकी सेनाएं डर जाती हैं, क्योंकि वो युद्ध करते करते थक चुकी हैं, उनके शरीर पर अनेकों घाव हो चुके हैं। तो इस प्रकार से वो अब घर लौटने की कोशिश में है, तो उस ब्यास नदी को पार करने से क्या कर देती हैं, मना कर देती हैं। पुनः मजबूरी में सिकंदर को कहाँ जाना पड़ता है, लौट कर वापस चलना होता है। और वहीं 323 BC में सिकंदर का बेबीलोन में क्या हो जाता है, मृत्यु हो जाता है। सिकंदर ने भारत में अपने प्रिय घोड़ा बाउकेफला के नाम पर एक नगर स्थापना करे था, बाउकेफला नगर। उसके प्रिय घोड़े का नाम क्या था, बाउकेफला था। ये बात भी ध्यान रखेंगे। उस समय नॉर्थ इंडिया पर किसका शासन चल रहा था, नंद का शासन चल रहा था। और इसी नंद वंश का एक अंतिम शासक जिसका नाम है क्या, घनानंद, यही क्या कर रहा था, शासन कर रहा था। अतः करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, नंद वंश हो जाएगा। इस प्रकार से ये 20 क्वेश्चन के जो एपिसोड हैं, ये आपको मैं उम्मीद करता हूँ कि पसंद आए होंगे जरूर। यहाँ से क्वेश्चन यदि बनते हैं तो इस प्रश्न के माध्यम से जब मैंने एनालिसिस करा तो ये तो बहुत शॉर्टकट एनालिसिस है, बहुत ज़्यादा डेप्थ में मैं नहीं गया, क्योंकि इन सारी बातों को बहुत डेप्थ में मैं क्लासरूम में बता चुका हूँ, प्रीवियस सेशन में बता चुका हूँ। वहाँ जब आप जाओगे उसको देखोगे तो आपको रियलाइज़ होगा कि सारी बातें यहाँ पढ़ाई गई हैं। तो इस प्रकार से ये सेशन आई होप कि आप सबको पसंद आया होगा। फिलहाल मिलते हैं फिर नेक्स्ट एपिसोड में। फिलहाल के लिए धन्यवाद।